नमस्कार दोस्तों, गरिमा यस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इतिहास के एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखेंगे, उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास को देखेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मैंने 1 लिखा हुआ है। 1 लिख करके प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, यानी यह हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास से संबंधित। और इसी तरीके से वीडियो आएगा, रेगुलर तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके वीडियो आते रहेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल जो है बढ़ता रहे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। कहने का मतलब यह कि वे कौन कौन से स्रोत हैं, वो कौन कौन से माध्यम हैं जिसकी सहायता से प्राचीन इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। तो उस समय के सिक्के हैं, मृदभांड है। मृदभांड कहने का मतलब क्या होता है, तो मिट्टी का बर्तन है। उस समय के जो हथियार बनते थे उससे भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। उस समय की मूर्तियाँ कैसी थी, उससे हमें आर्ट के बारे में पता चलता है, यानी कला कैसी थी। तो इन सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है। इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। तो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत को 2 वर्गों में विभाजित करके हम लोग अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। एक जो है उसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है और दूसरा जो है उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। पहला जो है साहित्यिक स्रोत, इसे थोड़ा समझ लीजिए। साहित्य का मतलब क्या होता है, इसे जान लीजिए। मान लीजिए कि प्राचीन काल में किसी समय में कोई राजा है और उसके दरबार में रह रहा है, और उस राजा के दरबार में रहते हुए एक ग्रंथ लिख रहा है, किताबें लिख रहा है उस राजा के बारे में, उस समय के अपने समाज के बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में लिख रहा है। अर्थव्यवस्था कैसी है, उस समय के समाज कैसा है, उस समय का भौगोलिक परिदृश्य कैसा है, यानी उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त होती है पुस्तक के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, तो उसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। तो साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, इसे देख लीजिए। एक तो है संस्कृत, पाली, प्राकृत व अन्य साहित्य, जो भारत में बोली जाती थी, और भारत में बोली जाने के चलते इसी भाषा में जो है ग्रंथ लिखे गए। और कुछ जो है साहित्य जो विदेशियों द्वारा लिखे गए हैं। विदेशी, भारत में बहुत सारे विदेशी भी आते थे, आप लोगों को पता है। जैसे कि बहुत सारे राजाओं के काल में चीन के यात्री आते थे। चीनी जो यात्री आते थे वो क्यों आते थे, तो बौद्ध तीर्थों के दर्शन करने आते थे, पर्यटन करने यानी घूमने भी आते थे। ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आइए पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान लीजिए। तो पूरा का मतलब प्राचीन, और तत्व, तात्विक का मतलब तत्व से जुड़ा है, यानी पुराने चीज़ें जो भी हो सकती हैं, जिससे कि हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चल सके, उसे कहा जाता है। जैसे कि पूरा लेख, जैसे कि पूरा का मतलब प्राचीन, लेख का मतलब लिखा हुआ। जैसे कि पांडुलिपि हो गया, इसके अलावा आपको प्रस्तर लेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, शिला लेख हो गया। प्रस्तर का मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी पत्थर पर उकेरा गया, लिखा गया। तो उस समय उस चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है। उसके अलावा सिक्का है, सिक्का पर भी राजाओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थी। कुछ प्रतीक चिन्ह उस पर उकेरा जाता था। स्थापत्य अवशेष, स्थापत्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कोई इमारत है जो किसी की याद में बनाया जाता है। इमारत या कोई आपको इमारत हो सकता है, या कोई आपको मूर्ति हो सकता है, तो उसको स्थापत्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया होगा, ये सारी चीज़ें। आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत के बारे में अब देख लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्यिक स्रोतों को देख लीजिए। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये ब्राह्मण साहित्य क्या है फ्रेंड्स, तो ब्राह्मण साहित्य एक तरह का वैसी ग्रंथ है जिसमें कि ब्राह्मण, यानी ब्रह्म का मतलब यज्ञ होता है, यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित विधानों का उल्लेख है। वैसे ग्रंथ जिसमें कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित विधानों, मतलब कि किस तरीके से किया जाए, उन सारे चीज़ों के बारे में उस पुस्तक में लिखा गया है, उसी को ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, आपको ये चीज़ें आता है।
हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। ब्राह्मण के बारे में मैंने बता ही दिया। एक विधान होता है, विधान वाली पुस्तक होता है जिसमें कि यज्ञ से संबंधित और कर्मकांड से संबंधित विधियों का उल्लेख होता है। विधियों या विधानों का चीज़ें आपको पता चल गया होगा। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, इसको तीनों को मिलाकर त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महावंश, दीपवंश, ये दोनों जो है महावंश व दीपवंश दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ हैं, यानी दक्षिण भारत में इस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई है। इसके अलावा दिव्यवदान भी एक पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान। महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार भी है। ललित विस्तार का रचना नेपाल में हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैन साहित्य को देख लीजिए, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र, ये तीन जो है आपको जैन साहित्य हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जैन साहित्य है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास नहीं करेंगे। जितना पूछा जाता है उतना ही हम लोग जानेंगे। अब आइए विदेशियों द्वारा विवरण के बारे में जान लेते हैं। तो विदेशी जो आए थे, यूनानी लेखक आए थे, यानी ग्रीक का, एक रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। देख सकते हैं आप लोग कौन कौन आए थे। तो यूनानी लेखक में मैंने 5 नामों को शामिल किया है, जैसे हेरोडोटस को, मेगास्थनीज को, अज्ञात लेखक टोलेमी को और एस्ट्रेबो को। हेरोडोटस को आप लोग जानते होइएगा, ये हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया तथा इतिहास का पिता कहलाता है। मेगास्थनीज जो था फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में बनकर, और इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी लाल सागर के विवरण में दिया है। यह अज्ञात लेखक का एक रचना है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसको हिंदी में लाल सागर का विवरण के नाम से जाना जाता है। टोलेमी जो है फ्रेंड्स, इसकी भूगोल जो है 150 ईस्वी के आसपास है। यह भारतीय भूगोल की जानकारी देती है, लगभग 150 ईस्वी के आसपास है। एस्ट्रेबो जो है फ्रेंड्स, यह मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक मानता है, क्योंकि मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उसको ही काल्पनिक मानता है कि ऐसी कोई ग्रंथ थी ही नहीं। इसके अलावा रोमन लेखक प्लिनी है। तो प्लिनी जो है नेचुरलिस हिस्टोरिका के ग्रंथ लिखा है, जिसमें कि भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा चीनी लेखक में फायान है। फायान जो है फ्रेंड्स, आपको 5वीं सदी के प्रारंभ में भारत आया था, ये आपको ध्यान में रखिएगा। और यह जो है फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था, और इसने फूको की रचना की थी। एक पुस्तक थी फूको की, और इसने उसी फूको की रचना की थी। ह्वेनसांग जो था फ्रेंड्स, आपको 629 ईस्वी में भारत आया था, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग, और इसने CU की पुस्तक की रचना की। इत्सिंग जो था फ्रेंड्स 7वीं सदी में भारत में आया, तथा इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है। अरबी लेखक जो है सुलेमान जो है पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है फ्रेंड्स अच्छे तरीके से। अलबरूनी जो है फ्रेंड्स, अलबरूनी के जो किताबुल हिंद एक रचना है, पुस्तक है, तहकीके हिंद और किताबुल हिंद, उसी पुस्तक का नाम है। तो जिसमें कि भारतीय निवासियों का वर्णन है उस ग्रंथ में। भारत में निवास करने वाले जो भी उस समय के लोग थे उनके बारे में वर्णन है। नोट में मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है। तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के ग्रंथ कंग्यूर तथा तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ये तिब्बती बौद्ध लेखक हैं, ये 12वीं सदी के लेखक हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत देख सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आता है, सिक्के आते हैं, मुहर आता है, स्मारक आता है, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अभिलेख क्या होता है? तो वैसा लेख जो पत्थरों पर लिखा गया हो, या आपको अभिलेख का मतलब ये होता है पत्थरों पर लिखा हो गया हो, या प्रस्तर स्तंभों, ताम्रपत्रों, चट्टानों, इन विभिन्न चीज़ों पर लिखा गया हो, उसे अभिलेख कहते हैं। सिक्के आप लोग जानते हैं क्या होता है। मुहर क्या होता है, इसे आप लोग जानते हैं। मुहर आप लोग को लगाया जाता है स्मारक की याद में, किसी की याद में बनाए गए इमारत को स्मारक कहते हैं। मूर्तियों का आप लोग समझ रहे हैं, उस समय की जो भी मूर्ति रही होंगी, जैसे कि ये सारे मूर्ति हैं, टूट गई हैं कुछ और फूट गई हैं, तो इसको बचा करके रखा जाता है। उस समय की चित्रकला है,
उसको भी यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि आप लोगों को भीमबेटका की चित्रकला है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक चित्रकला, वहाँ का चित्रकला है, काफ़ी फेमस है प्राचीन इतिहास का। उसके अलावा भौतिक अवशेष यानी मरे हुए जानवर के या इंसान के हड्डी होता है उसको, मृदभांड यानी मिट्टी के बनाए हुए बर्तन, आभूषण समझते हैं आप लोगों को, गहना जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।